वो गोडसे जिसने कभी एक अंग्रेज को कंकड़ तक नहीं मारा, उसने गांधी पर गोली चला दी। क्यों? क्योंकि उसका कहना था कि गांधी की वजह से भारत के लाखों हिंदुओं की जिंदगी बर्बाद हुई और किसी भी महात्मा को यह अधिकार नहीं है कि वो भारत के टुकड़े करे और उसका विभाजन करे, और गांधी ने ऐसा किया, इसलिए उसने गांधी की हत्या कर दी। नाथूराम विनायक गोडसे ने 3 गोलियां मारकर गांधी जी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया था। The whole world was shocked by the news of Gandhi's assassination. Known as the father of India's independence. इन गोलियों के बाद दिल्ली के बिरला भवन में वक्त ठहर गया। 8 पढ़ाने वाले महात्मा गांधी हिंसा का शिकार हो गए। 30 जनवरी पहले उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर तुरंत अपनी पिस्तौल से उनके शरीर में 3 गोलियां उतार दी। Kelly's Burner House, urging him to break his last fast. Few imagined men are born. Gandhi was one of these. नमस्कार, मैं संदीप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा पहला वीडियो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन लोगों ने गांधी की हत्या की, इनकी विफलता यही है कि गांधी को मारने के बाद भी वो गांधी को मार नहीं पाए, क्योंकि गांधी इस देश की आत्मा में बसे हुए हैं। गांधी की हत्या तो गोडसे बस एक बार करने में सफल हुआ, मगर गोडसे की हत्या आज हर रोज होती है। जब जब कहीं गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए जाते हैं या उन्हें याद किया जाता है, तब तब गोडसे रूपी रावण की हत्या की जाती है और उसके विचारों को कुचला जाता है। गोडसे को आप भारतीय राजनीति के रावण के तौर पर देख सकते हैं। फर्क बस इतना साफ है कि रावण के पुतले को हर साल जलाया जाता है और गोडसे के वैचारिक पुतले को हर रोज जलाया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी मांग भी है कि जो लोग गांधी में विश्वास रखते हैं और हर साल गांधी की शहादत दिवस पर गोडसे का पुतला जलाकर उसे सोच को जला सकते हैं जो गांधी की हत्या की कल्पना करती है। नाथूराम गोडसे, जिसके जीवन की एकमात्र सफलता यह है कि उसने गांधी की हत्या की, क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया जिसे याद किया जा सके या जिसके लिए उसे याद किया जाए। इस गोडसे ने अपने पूरे जीवन में किसी एक अंग्रेज को धक्का तक नहीं मारा और ना ही एक अंग्रेजी मक्खी तक मारी, लेकिन एक बड़ा तबका जो गोडसे को अपना आदर्श मानता है और वो बस गोडसे को मानता है। लेकिन अगर आप उससे पलटकर गोडसे के विचारों पर कुछ बोलने को कहेंगे तो उनका डब्बा गोल हो जाएगा। 38 साल के गोडसे ने 78 साल की उम्र के निहत्थे गांधी को 3 गोली मारी और खुद को सूरमा समझता है और कहता है कि उसने बदला लिया है। बदला किस बात का? विभाजन के वक्त हुई हिंसा और रक्तपात का, जिसके बाद 1947 में ब्रिटेन से आज़ाद होकर पाकिस्तान बना था, जिसका दोषी वो गांधी को बताता है। लेकिन गोडसे इतना डरपोक था कि उसने कभी भी गांधी से आमने सामने बहस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन गांधी की हत्या का प्लान बनाता रहा। अब एक फर्क समझिए, भगत सिंह ने हत्या की साजिश रची, मगर सैंडर्स की, जिसने भारतीयों की हत्या की, और भगत सिंह ने भारत माता के अपमान का बदला लिया। लेकिन गोडसे डरपोक था और उसे पता था कि अगर उसने किसी अंग्रेज को मारा तो अंग्रेज उसे कुचल देंगे, मगर गांधी अहिंसा के समर्थक हैं। अगर उन पर हमला किया जाता है तो उसे कोई मारेगा नहीं और उसे रातों रात फेमस होने का मौका मिल जाएगा। वो गोडसे जिसने कभी एक अंग्रेज को कंकड़ तक नहीं मारा, उसने गांधी पर गोली चला दी। क्यों? क्योंकि उसका कहना था कि गांधी की वजह से भारत के लाखों हिंदुओं की जिंदगी बर्बाद हुई और किसी भी महात्मा को यह अधिकार नहीं था कि वो भारत के टुकड़े करे और उसका विभाजन करे, और गांधी ने ऐसा किया, इसलिए उसने गांधी की हत्या कर दी। शायद आपको पता ना हो, पहले गांधी की हत्या का प्लान एक बुर्का पहनकर हत्या करने का था और इससे देश में एक विशेष तबका यानी उनकी हत्या का दोषी एक धर्म को माना जाता और हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को भी बल मिलता। डोमिनिक लैपियर और लैरी कौंसिल अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं, किसी ने सुझाव दिया कि नाथूराम एक बुर्का पहनकर गांधी जी की प्रार्थना सभा में जाए। बाजार से एक बड़ा सा बुर्का भी खरीदा गया। जब नाथूराम ने उसे पहनकर देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि ये युक्ति काम नहीं करेगी। उनके हाथ ढीले ढीले बुर्कों की तरह तहों में फंस कर रह जाते थे। इससे उसे पिस्तौल निकालकर चलाने में समस्या होगी और अगर गांधी को बुर्का पहनकर मारा गया तो जीवन भर गोडसे का मजाक बनाया जाएगा। असल में गोडसे सावरकर की स्लीपर सेल का एक तट्टू था और विचारों से शून्य था और बस इसी तरह से प्रसिद्धि पाना चाहता था। वो ना तो ज़्यादा पढ़ा लिखा था और ना ही समाज सुधार के किसी सिद्धांत के समर्थन में था। दरअसल महात्मा गांधी देश के अलग अलग राज्यों में जाकर छात्रों, महिलाओं और आम लोगों के बीच
भाषण देते थे और उन्हें खादी को अपनाने की और कांग्रेस में शामिल होने की बात कहते थे। गांधी जी की इस यात्रा के कारण लोग कांग्रेस से जुड़ने लगे और देश में स्वाधीनता का माहौल पैदा होने लगा। इसी कारण नाथूराम के पिता जो डाक विभाग में थे, उनकी पोस्टिंग रत्नागिरी हो गई। रत्नागिरी में गोडसे कांग्रेस के नेताओं से मिलकर सभाओं में जाने लगा। सभाओं में गोडसे भाषण भी देने लगा था। लेकिन गोडसे की रत्नागिरी में इसके बाद विनायक दामोदर दास सावरकर से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद में उसकी विचारधारा में परिवर्तन आया और वह हिंदुत्व की राह पर चलने लगा। दरअसल सावरकर अंडमान के सेक्युलर जेल में काले पानी की सजा काटकर लौटे थे और वे अपने हिंदुत्व के सिद्धांत के अनुसार भाषण देते थे। इसी भाषणों से गोडसे प्रभावित था और उसने कांग्रेस की सभाओं से दूरी बनाना शुरू कर दिया। सावरकर के प्रभावित होने के चलते ही गोडसे आरएसएस से जुड़ा था। सावरकर जब 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने तो गोडसे भी इससे जुड़ गया था। गोडसे के आरएसएस नेताओं से भी जान पहचान होने लगी थी, लेकिन 1942 में विश्व युद्ध के आहट के बीच आरएसएस पर कई तरह के पाबंदी लगी और वे कई परेड आदि नहीं कर सके थे। इसके चलते गोडसे ने अपना ही एक नया संगठन हिंदू राष्ट्र दल बना लिया, जिसे आरएसएस और हिंदू महासभा दोनों का समर्थन मिला था। इस संगठन में ही उसकी मुलाकात नारायण दत्तात्रेय आप्टे से हुई, जो गांधी जी की हत्या में शामिल था। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि गोडसे को गांधी जी की हत्या के लिए उकसाने में सबसे बड़ा हाथ सावरकर का ही था, क्योंकि सावरकर ने ही गोडसे के मन में हिंदू राष्ट्र की मंशा और मुस्लिमों के खिलाफ नफरत और गांधी की हत्या की सोच पैदा की थी। गोडसे के माता पिता के पहले 3 लड़के बचपन में ही मर गए थे और उनकी एक बहन बची थी। इसलिए गोडसे के माता पिता ने सोचा कि शायद कोई श्राप है जिसके कारण उनके घर में लड़के जिंदा नहीं रहते। इस श्राप को दूर करने के लिए उन्होंने अगले बालक अर्थात नाथूराम गोडसे को कुछ सालों तक लड़की की तरह पाला और उनकी नाक में बाली, जिसे कि नथ कहा जाता है, पहना दी ताकि उस श्राप को रोका जा सके। तब तक उनको एक और बालक नहीं हो गया, तब तक उनकी नथ नहीं उतारी गई। इसलिए नथ के कारण उनका नाम नाथूराम पड़ गया था। इससे यह भी समझ आता है कि गोडसे परिवार ब्राह्मणवाद की कुरीतियों और अंधविश्वास का शिकार था। गोडसे हाई स्कूल से ड्रॉप आउट था और एक दर्जी के रूप में काम करता था। वह फल बेचता था। फिर वो हिंदू महासभा में शामिल हुआ, जहां इसके अखबार के संपादन का काम करता था। महात्मा गांधी की हत्या के बाद उस पर चले मुकदमे के दौरान उसने अदालत में अपना 150 पैराग्राफ का बयान पढ़ा और इसके लिए 5 घंटे से अधिक का वक्त लिया। उसने अदालत से कहा कि गांधी को मारने के लिए कोई साजिश नहीं रची गई थी। इस तरह वो अपने सहयोगियों को दोष मुक्त कराने की कोशिश करता रहा। उसने इन आरोपों से साफ इनकार किया कि उसने ये हत्या अपने नेता विनायक दामोदर दास सावरकर के मार्गदर्शन में की थी, जिन्होंने हिंदुत्व के विचार को जन्म दिया। हालांकि सावरकर सभी आरोपों से बरी कर दिए गए थे, फिर भी आलोचक मानते हैं कि गांधी से नफरत करने वाले कट्टर दक्षिणपंथी उनकी हत्या से जुड़े थे और कपूर कमीशन की रिपोर्ट में भी इस थ्योरी को भी सही माना गया है कि सावरकर और गोडसे ने ही गांधी की हत्या की साजिश रची थी। लेकिन गोडसे ये बात जानता था कि संघ पर अगर गांधी हत्या में शामिल होने के आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो इस संगठन हमेशा के लिए देश की नज़रों में गद्दार हो जाएगा। और संघ में खुद भी कभी ये हिम्मत नहीं हुई कि वो ये बात को स्वीकार पाए कि वो गांधी की हत्या में शामिल था। नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने 28 जनवरी 1944 को फ्रंट लाइन को दिए गए इंटरव्यू में कहा, हम सभी भाई आरएसएस में थे। आरएसएस हमारे लिए परिवार था। नाथूराम आरएसएस में बौद्धिक कार्यवाहक बन गए थे। नाथूराम ने अपने बयान में आरएसएस छोड़ने की बात कही थी। उन्होंने यह बयान इसलिए दिया था क्योंकि गोलवलकर और आरएसएस गांधी की हत्या के बाद मुश्किल में फंस जाते, लेकिन नाथूराम ने आरएसएस नहीं छोड़ा था। गोडसे ने कोर्ट में यह भी कहा कि गांधी को गोली मारने से बहुत पहले ही वे संघ से अलग हो गए थे। लेखक धीरेन्द्र झा अपनी किताब गांधी एसीसन में लिखते हैं, गोडसे संघ के अहम कार्यकर्ता थे, जिनके पिता एक डाक कर्मचारी और मां एक गृहिणी थी। उन्हें संघ से निकाले जाने का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं था। ट्रायल से पहले रिकॉर्ड किए गए गोडसे के बयान में हिंदू महासभा के सदस्य बनने के बाद संघ छोड़ने का कोई भी विकल्प या कोई भी उल्लेख नहीं दिखाई देता है। लेकिन अदालत में दिए गए उनके बयान में ऐसा कहा गया कि वे संघ छोड़ने के बाद ही हिंदू महासभा में शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कब किया इस पर वो कुछ नहीं बोले। ये बात गोडसे के गांधी की हत्या के बाद
कोर्ट में 5 घंटे में 112 पन्नों के दिए गए जवाब का हिस्सा है। अपने बयान के दूसरे हिस्से में गोडसे ने कहा कि अगर देश के प्रति समर्पण रखना पाप है तो मैं मानता हूं कि मैंने ये पाप किया है, और मैं मानता हूं कि इंसानों की अदालत के बाद भी एक अदालत है जहां मेरे इस काम को गलत नहीं समझा जाएगा, क्योंकि ये काम मानवता की रक्षा के लिए किया है। गोडसे का ये जवाब अगले दिन हर अखबार के पहले पन्ने पर था, और शायद गोडसे यही चाहता था कि उसे पूरे देश में एक पहचान मिले, क्योंकि वो आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहा था। एक और आरोप है, गांधी ने पाकिस्तान को विभाजन के बाद 55 करोड़ दिए, जो कि गलत था। जबकि अगर तथ्यों के हवाले से बात करें तो भारत के विभाजन के समय सरकारी खजाने में 400 करोड़ रुपए थे, और पाकिस्तान को उसके हिस्से के 75 करोड़ रुपए दिए जाने थे, और 20 करोड़ रुपए की पहली किस्त पाकिस्तान को दे भी दी थी, और दूसरी किस्त 55 करोड़ रुपए देनी थी। इस बात में कहीं कोई विवाद था ही नहीं, क्योंकि वो सरकारी पैसा था जिसको सही आधार पर बांट कर दिया जाना था। देखिए, गांधी को मारने का पहला प्रयास उनके अफ्रीका से वापस आने के बाद हुआ, जब वो पुणे में छुआछूत के विरोध में आंदोलन करते हैं, और उस हमले में भी गोडसे और आप्टे का हाथ था। तो यहाँ से यह आरोप तो झूठा साबित हो जाता है कि गांधी को गोडसे ने उनके मुस्लिम प्रेम या फिर पाकिस्तान को दिए गए 55 करोड़ रुपए के लिए मारा, बल्कि गांधी पर गोडसे का गुस्सा उनकी समानता की सोच को लेकर था, जिससे गोडसे और उनके आकाओं की ब्राह्मणवादी सोच की बुनियाद हिल गई थी। असल में नाथूराम विनायक राव गोडसे का जन्म एक मराठी चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और उसके भीतर का ब्राह्मणवाद उसे गांधी से नफरत करने के लिए मजबूर कर रहा था, क्योंकि गांधी ने ब्राह्मणवाद की छुआछूत और असमानता के खिलाफ भारत में एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था। इससे गोडसे और उनके गुरु सावरकर की ब्राह्मणवादी सत्ता की सोच हिल गई। असल में यही गोडसे, जो खुद को देश प्रेमी बताता था, वो इस देश की सबसे बड़ी समस्या जातिवाद, इसका शिकार इस देश की लगभग 80% आबादी थी, उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि वो खुद दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का शोषण का हिस्सा था। और यही वजह है कि हिंदू राष्ट्र का सहारा लेकर मनुवादी सोच को बढ़ावा देना चाहता था। असल में सावरकर ने अंग्रेजों से माफ़ी मांगने के बाद जो किताबें लिखी, उनमें भी ये इस बात का जिक्र है कि हिंदू महासभा दलितों के मंदिर प्रवेश के आंदोलन को बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं करेगा, उतना ही समर्थन करेगा जहाँ तक समाज स्वीकार करेगा। ठीक वैसे ही सावरकर के हिंदू राष्ट्र की संकल्पना में भी कोई लोकतंत्र जैसी बात नहीं है, बल्कि सारे अधिकार हिंदुओं के नाम पर स्वर्ण हिंदुओं तक ही सीमित थे। गांधी की हत्या के पीछे जो सोच है वो स्वर्ण हिंदू की लॉबी से पैदा होती है। ये बात आज के पिछड़े, दलित, शोषित और वंचित समाज को समझनी चाहिए कि गांधी ने अपनी लाश की शर्त पर भी इस देश में उस समुदाय की समानता की लड़ाई को कमजोर नहीं होने दिया, जो सदियों से प्रताड़ित था। अब सवाल आपसे भी है कि क्या आप अपने बच्चे को गांधी जैसा महात्मा देखना चाहते हैं या गोडसे जैसा हत्यारा? साथियों, ये मेरा पहला वीडियो है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को देखकर आपकी राय जरूर चाहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला वीडियो है, आप सबका साथ चाहूँगा। नमस्कार, शुक्रिया।